Good afternoon, dear student. Now today we are going to discuss about the Hitlers. So in previous lecture we have discussed about how the Hitler misused the powers and destruction of democracy. The example we have seen inside the Germans. कैसे डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन किया हिटलर ने, कैसे आर्टिकल नंबर 48 का मिसयूज किया, सस्पेंडेड द ऑल सिविल राइट्स, सब सिविल राइट जो फ्रीडम होती है, स्पीच फ्रीडम और सेंसरशिप, प्रिंट मीडिया, इनसे रिलेटेड सबको कैसे किया। और हमने देखा कि फाइनली लास्ट में तो उसने बोल दिया कि देयर इज नो डेमोक्रेसी ओनली डिक्टेटरशिप। ओके, तो लेटर ऑन वी डिस्कस टुडे अबाउट द इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले हमने देखा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इनटू टू कैटेगरीज, और लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए सेक्रेट पुलिस, सर्विलेंस पुलिस और लोगों पे सुपरविजन स्टार्ट कर दिया। कैसे उसने सब कुछ किया, हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया। आपको पता है कोई भी कंट्री जब तक वार नहीं लड़ सकता और स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगा जब तक वो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग जो होता है, इकोनॉमिकल ऑलवेज रिक्वायर्ड, इकोनॉमिक्स जो होती है विदाउट डेट वेपन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए वार। हमारे लिए कितने सैलरी देनी पड़ती है सोल्जर्स को, इनको तो इकोनॉमिकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट सब चीज़ें चाहिए। तो विदाउट द इकोनॉमिक्स, विदाउट द मनी, नो वन कंट्री कैन फाइट द वार। ओके, तो इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। तो पावर कम्स विद मनी। पावर किसके साथ आता है? पैसे के साथ। हम देखते होंगे कितने लोग आपने देखे होंगे जिनके पास पैसा होता है, पावर सैल्यूट करता है। ओके, तो पावर उनको अपना आप सैल्यूट करता है क्योंकि पैसा जिसके पास होता है। लेकिन जर्मन की थोड़ी सी कंडीशन अलग थी। पावर कम्स विद मनी, ये तो सही है, बट जर्मन हैड नो मनी। लेकिन जर्मन के पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था पैसा? क्योंकि उसका तो वर्जाइल्स ऑफ एग्रीमेंट, उसका जो पूरा बैकबोन था, इकोनॉमिकल बैकबोन पूरी तरह तोड़ दिया था वर्जाइल्स ऑफ एग्रीमेंट ने। पूरे उसके टेरिटरीज, आयरन माइंस, कोल माइंस, रूर एरिया, राइलैंड एरिया सब ले लिए गए थे। किसके द्वारा? फ्रांस, दूसरे जो कंट्री थे इटली, डेनमार्क, बेल्जियम, इन्होंने। तो बट जर्मन हैड नो मनी, तो जर्मन के पास पैसा नहीं था। लेकिन हिटलर साइलेंट बैठने वालों में नहीं था। क्यों? क्योंकि हिटलर ने बड़ी मुश्किल से एक जर्मन को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया था। उसके बाद हिटलर ने डिसाइडेड कि उसको रिवेंज, बदला लेना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो उसके साथ हुआ है। तो हिटलर के पास अच्छे अच्छे लर्नेड पीपल्स, इकोनॉमिस्ट सब वहाँ पे थे। तो हाउ टू यूटिलाइज द इकोनॉमिस्ट, तो हिटलर असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बाय इकोनॉमिस्ट। ये इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आता है सब जगह। तो इन दिस कि कैसे उसने अपने एक साइंटिस्ट को पूरी इकोनॉमिक रिकवरी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। जैसे हमारे कंट्रीज में भी होता है बेटा, हम 5 ईयर प्लानिंग बनाते हैं, कभी कभी हमारी रिसर्च बैठती है कि हम कैसे कोविड-19 से फाइट कर सकते हैं, क्या इकोनॉमिक रिकवरी कर सकते हैं। तो ऐसे कितनी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, हमारी टीम्स बैठते हैं, हमारे लर्नेड पीपल बैठते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। वैसे हिटलर ने भी अपने असाइन किया, अपने जो सबसे साइंटिस्ट थे उनके ट्रस्टफुल, उनको ये वर्क असाइन किया कि हाउ टू वी कैन रिकवरी थ्रू। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो पॉलिसी बनाई, तो व्हाट वाज डन बाय हिम, उनके द्वारा क्या किया गया, व्हाट वाज डन बाय हिम। ओके, तो he aimed at a full production, full employment through the state funding। अब यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी उन्होंने एक ही पुलिस को फोर्स किया कि फुल प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन जितना कर सकते हो करो, डजंट मैटर, फुल प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज हम प्रोडक्शन 8 आवर्स के लिए कर रहे हैं, अगर हम 16 आवर्स करेंगे, 24 आवर्स करेंगे तो क्या होगा? लोगों को बहुत ज़्यादा, यानी 8 आवर्स अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो 8 आवर्स में जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो 16 आवर में जस्ट डबल मिलेगा।
और 24 आवर्स में इट विल बी ट्रिपल। तो जितना फुल प्रोडक्शन होगा उतना ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ये इन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडिंग वर्क प्रोग्राम। अब स्टेट फंड प्रोग्राम्स क्या होता है कि स्टेट फंड प्रोग्राम्स मींस द हिटलर हैज टेकन द लोन फ्रॉम द अदर नेशंस, फॉरेन कंट्रीज से इनसे इसने हिटलर ने लोन लिया और उस लोन का इसको स्टेट्स को इनको देके प्रोग्राम्स बनाए डेवलपमेंट के। अब जैसे कि हमारे कंट्रीज में होता है, जैसे कि नरेगा होता है, नरेगा में डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्ट कराते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ओके, अब साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ और चीज़ें क्या क्या मिलती है इसमें कि लोगों को वर्क मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है और डेवलपमेंट भी साथ में हो जाता है इन रूरल एरिया और रिमोट एरियाज में। तो ये वे ऑफ वर्किंग होता है कि कैसे लोगों को इंगेज रख के उन्हीं के एरिया में उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दे के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कराया जाए। ओके, तो दिस आर द वे। तो थ्रू दिस इन जर्मन प्रोड्यूस द जर्मन सुपर हाईवे, जर्मन ने सुपर हाईवेज बनाए जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की आपके व्हाट्सएप पे। एंड पीपल्स कार जो वॉक्सवैगन कार है, वॉक्सवैगन कार तो बहुत पॉपुलर हुई, वहाँ पे सब लोगों के लिए उन्होंने एक कार बनाई जो सबके द्वारा यूज की जाए, वॉक्सवैगन कार, और सुपर हाईवेज बनाए। अब आप सोचोगे सर यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सुपर हाईवे में क्या इंपॉर्टेंस है? तो सुपर हाईवे मतलब जहाँ तक आपकी शिफ्ट अच्छी टेक्नोलॉजी आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, जहाँ तक आपकी पार्ट सर्विस नहीं होगी, क्योंकि अर्ली टाइम देर वर रियर केस में एरोप्लेन्स ये हुआ करते थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर तो एटॉमिक बम के लिए एरोप्लेन्स यूज किए थे, लेकिन एरोप्लेन्स वाली आर्मी नहीं, अगर लैंड आर्मी भी ये भी आपकी, तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उनके लिए फूड सप्लाई करने, राशन आइटम सप्लाई करने, तो यू नो गुड मेटल्स और सुपर हाईवेज आर रिक्वायर्ड। तो दिस टाइम वाज द सुपर हाईवे वर कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द जर्मन, और वॉक्सवैगन कार का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो दिस वाज द इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन इनसाइड द जर्मन। तो जर्मन्स के अंदर ये चीज़ों का इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन हुआ और उन पर्सन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। ओके, व्हाट वाज इस प्लानिंग वाज द फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट बाय स्टेट फंड प्रोग्राम्स। ओके, और प्रोड्यूस द जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार वॉक्सवैगन। अब इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि हाउ टू हिटलर रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। अगर किसी कंट्री के पास अपने वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, अगर उसको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कितनी ऐसी उसकी गोल्ड, उसकी करेंसी दूसरे कंट्री में नहीं जाएगी। आज हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए आप, हम कितने वेपन्स से जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, हमारे खुद के सेल्फ मेड वेपन्स आर्मी डिफेंस के अंदर बहुत करते हैं। हमें जितने अपाचे, चिनूक के जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स है, अगर हम अपने सेल्फ मेड भी बनाते हैं ना, तो टेक्नोलॉजिकल इतने फास्ट नहीं है कि वी कैन फाइट विद द अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री के जो वेपन्स है उनके साथ कॉम्पीट कर सके, कॉम्पिटिशन कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। आज दुनिया अल्ट्रा वेज में इन पर पहुँच चुकी, अल्ट्रा रेज होती है, उससे यू नो वेपन्स को गिरा देते हैं मिसाइल्स के, इनके तो बिना यूज ऑफ मिसाइल्स। तो आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। डेट्स वाई यू नो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड। और पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें वेपन्स का नहीं, अपने लोगों का करना चाहिए। पहले डेवलपमेंट अगर हमारे पीपल एज ए रिसोर्सेस उनका हो जाएगा, उनको प्रॉपर हेल्थ मिल जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है। लड़ाई, हथियार, वेपन्स, दिस आर द सेकेंडरी डेवलपमेंट। ये हमारी कंट्री में सेकेंडरी डेवलपमेंट में हम इनको मान सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आती है रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री के लिए उसके रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जापान को ले लीजिए आप बेटा, जापान के पीपल एज ए रिसोर्सेज उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कितनी बार नेचुरल डिजास्टर, कितनी ट्रेजिडी होती है, फिर भी वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो ओके डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। थैंक यू। Okay, today we are going to discuss about after economical reconstruction. Today our topic is political reconstruction.
in Germans, earlier lecture we have discussed how the Hitler passed the different act, used the powers, and how the destruction of democracies happens in Germany. Now in this topic we'll discuss कि without the political reconstruction हिटलर can't do nothing, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर सपोज वॉर लड़ना है, किसी के साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बनना है, तो उसको अपने बॉर्डर्स, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन सब स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. तो व्हाट वर द पॉलिसीज फॉलोड बाय द हिटलर फॉर द पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन वी डिस्कस. तो इन पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस इन हिज फॉरेन पॉलिसीज. हिटलर ने सबसे पहले जो उसकी फॉरेन पॉलिसीज थी उस पर बहुत जल्दी अपनी पकड़ बनाई. ओके, और व्हाट आर द फॉरेन पॉलिसीज? फॉरेन पॉलिसीज मीन्स होता है सिंपल कि हाउ आर रिलेशन विद द अदर कंट्रीज. जैसे इंडिया है, अब इंडिया के रिलेशन उसके नेबरिंग और दूसरे कंट्री जो है उनके साथ कैसे रिलेशन है, तो इसको हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, जो दूसरे कंट्री के साथ हमारे रिलेशन होते हैं. ये रिलेशन आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. अब जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जब डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो हमारे रिलेशन जापान से, रशिया से, अमेरिका से अच्छे होने के नाते उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया हो चाइना पे, और चाइना को बैकफुट पे जाना पड़ा. तो आज के टाइम में आपकी फॉरेन पॉलिसीज कैसी है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप आज के ग्लोबलाइजेशन में, आज के प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन में एक इसका बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेन पॉलिसीज का, कि आप दूसरे कंट्री के प्रति कितने फ्लेक्सिबल हो, कितने कंफर्ट जोन पे हो, कब वो आपकी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बोथ आर सेम, और आपकी एज ए डिफेंस कैसे हेल्प कर सकता है. डिफेंस मतलब वेपन्स, आर्मी, किस तरह से देख रहे हो आपकी फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया है, किस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स को हमें एक्सपोर्ट किया है, इम्पोर्ट किए हैं. चिनूक जो है अमेरिका के जो फाइटर्स प्लेन, वह कैसे उन्होंने दिए हैं हमें. तो ये सब चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के पार्ट होते हैं कि हमारे दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे है. तो हिटलर ने क्या किया, सबसे पहले अपने फॉरेन पॉलिसी पे सबसे पहले पकड़ बनाई. ओके, फिर उसने क्या क्या चेंजेस किए. देयर वर 4 चेंजेस. उसने जो मेजर चेंजेस किए फॉरेन पॉलिसीज में, वो 4 चेंजेस थे जो मैंने बुक से निकाल के पॉइंट बनाए. 4 चेंजेस. फर्स्ट चेंजेस, ही पुल्ड जर्मन आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस 1933. फर्स्ट पॉइंट, pulled the Germany out of the League of Nations 1933. 1933 में उसने, जैसे आज के टाइम में यूएनओ होता है ना बेटा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका नेम था लीग ऑफ नेशंस. वो लीग ऑफ नेशन जितना आज का यूएनओ पावरफुल है उतना पावरफुल नहीं था, उतना यूटिलाइज नहीं था, उतना इफेक्टिव नहीं था, इस टाइप का नहीं था. बट उस समय एक लीग बना था. तो सबसे पहले क्या हुआ, हिटलर को लगा कि जहाँ तक मैं इस लीग से बाहर नहीं निकलूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकलूंगा, जहाँ तक मेरे पे बाउंडेशन है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वही सब नॉर्म्स फॉलो करने जो कंट्रीज इस लीग का पार्ट है, जिन सब कंट्रीज को वो फॉलो करने. अब आज के टाइम में बेटा हमारे भी तो कितने लीग होते हैं, जैसे आपने यूएनओ के पार्ट हो, आप आज आपने एटॉमिक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो आप कोई भी एटॉमिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो इससे कितनी बाउंडेशन बहुत से कंट्रीज पे होती है कि आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आपके साथ साथ दूसरे कंट्री को कॉम्पिटिशन पे ला देता है. यानी एक हथियारों की, वेपन्स की एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, फाइट स्टार्ट हो जाती है दो कंट्रियों के बीच में. एक्सपेरिमेंट हमने किया, वो भी करेगा, फिर हमने किया, फिर वो भी करेगा. तो एक तनाव बन जाता है, एक एक ऐसा जोन बन जाता है जो अच्छा नहीं होता ग्लोबलाइजेशन के अंदर. तो सबसे पहले पुल्ड जर्मन आउट फ्रॉम द लीग नेशंस इन 1933. सेकेंड, अब रीऑक्यूपाई द राइनलैंड इन 1936. अब थोड़ा सा रिकॉल करो, राइनलैंड एरिया क्या था? राइनलैंड एरिया वही था जो रूर एरिया और राइनलैंड एरिया कैप्चर
कैप्चर बाय द फ्रांस। किसका पार्ट था? जर्मन का, लेकिन कैप्चर किसने कर लिया था? फ्रांस ने। और एक कंडीशन क्या रखी थी यहाँ? इसको डीमिलिटरीलाइज कर दिया था, यानी इस पे कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी। राइनलैंड एरिया को क्या कर दिया था? डीमिलिटरीलाइज। तो इसको क्या क्या जर्मन हिटलर ने सबसे पहले ही ऑक्यूपाइड कर लिया, किससे? फ्रांस से, इन 1936। थर्ड स्टेप, इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया एंड जर्मन। ऑस्ट्रिया और जर्मन को मिला लिया एक साथ। ओके, ऑस्ट्रिया को मिला लिया और जर्मन को मिला लिया एक साथ। और इन 1938 में, और क्या सबसे बड़ा उसने स्लोगन दिया, हिटलर ने क्या स्लोगन यूज किया कि वन पीपल, यानी जो हमारे कंट्रीज जो है उनका वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी वन पीपल, हम सब एक है, ऑल वी ऑल आर वन, वन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, जर्मन, हम सब कंट्रीज एक ही एम्पायर है। ओके, और एक ही एम्पायर का क्या होना चाहिए? एक ही लीडर होना चाहिए। वो कौन? हिटलर। वो कौन होगा? हिटलर होगा। ओनली वन लीडर, दैट इज हिटलर। तो इस स्लोगन्स को उन्होंने यूज किया, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हिटलर के द्वारा। और लास्ट जो चेंजेस किया कि ही कैप्चर द जर्मन स्पीकिंग एरिया था, वहाँ पे सर्टेन लैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया, जो चेकोस्लोवाकिया पार्ट है, वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मन। आप, मैंने मैप आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया है, यू कैन सी द मैप। तो जो चेकोस्लोवाकिया वाला पार्ट था, जो जर्मन बोलते थे वहाँ के लोग, पार्ट किसका था? चेकोस्लोवाकिया का। बट क्या बोलते थे? जर्मन स्पीकिंग पीपल्स वर लिविंग इन दैट एरियाज। तो उसको भी क्या किया था? कैप्चर कर लिया। किसने? हिटलर ने। तो हिटलर ने ये 4 स्टेजेस पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए उठाए हुए था। सबसे मेन स्टेप फर्स्ट थी कि जर्मन जो लीग ऑफ नेशन था उससे बाहर निकल गया 1933 में। सेकेंड स्टेप, रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड एरिया इन 1936। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड द ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। क्योंकि ये जो हम पूरा सिनेरियो पढ़ रहे हैं ना, ये 1933 से 1939 तक का है। क्योंकि आफ्टर 1939 क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 में। तो 1938 में सबको मिला लिया। अब इशूज ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद व्हाट अदर कंट्रीज वर डूइंग। दूसरे जो इंग्लैंड थे, दूसरे कंट्री थे, ये क्या कर रहे थे उस समय? ये साइलेंट थे। व्हाट वाज देयर रिएक्शन? क्या इनका रिएक्शन था? हम ये पढ़ेंगे कि इनका क्या रिएक्शन था हिटलर के अगेंस्ट। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अदर कंट्रीज अगेंस्ट द हिटलर? यस, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट अदर कंट्रीज वर डूइंग, उन्होंने क्यों नहीं अपोज किया? तो सी द अदर कंट्रीज रिएक्शन अगेंस्ट द हिटलर, बिकॉज व्हाई इंग्लैंड एंड अदर पावर्स वर अलाउइंग ऑल दिस। क्यों इंग्लैंड और उसके साथ दूसरे कंट्रीज इस चीज को अलाउ कर रहे थे जो हिटलर कर रहा था? ओके, तो इसलिए अलाउ कर रहे थे बिकॉज इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग, इनडायरेक्ट सपोर्ट था, अनस्पोकन सपोर्ट, बिना बोले, इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट द हिटलर। वो चुपचाप सब देख रहे थे, बिना कुछ बोले उसको सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप किसी का अपोज नहीं कर रहे, आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं रहे, इट मीन्स व्हाट? वी आर सपोर्टिंग देम, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्यों सपोर्ट कर रहे थे कि दे कंसिडर, जो वो कंट्री थे उनका ऐसा मानना था, दे कंसिडर कि वर्साइल्स वर्डिकेट टू आर्स, यानी जो वर्साइल्स एग्रीमेंट हुआ है जर्मन के साथ वो बहुत गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। तो कि जो ये कर रहा है थोड़ा इसको करने दो। कभी कभी हम सोचते हैं ना, किसी कंट्री में अगर कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि व्हाई यू वरीड अबाउट इट यार, अभी हमारी कंट्री में थोड़ी हुआ है, अभी तो वहाँ हो रहा है, जब हमारे में होगा वी विल टेक केयर अबाउट इट, उसके बारे में हम सोचेंगे। क्यों हम अभी से चिंता करें दूसरे देशों के बारे में? तो इसलिए दूसरी कंट्री इंग्लैंड जैसे साइलेंट थे, उनको पता था कि यार हिटलर के साथ भी तो इतना गलत हुआ है, जर्मन के साथ क्या नहीं किया दूसरे कंट्रीज ने, वर्साइल्स एग्रीमेंट किया, उसका एरिया, टेरिटरीज, इंडस्ट्रियल एरिया, कोल माइंस, आयरन एरिया सब ले लिया सब कंट्रीज ने। और उसके बाद अगर हिटलर थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है तो करने दो,
क्या फ़र्क पड़ता है? तो डेट्स वाई दे वर साइलेंट। वो नहीं चाहते थे कि जो रिएक्ट कर रहा है उस रिएक्शन को करने दो, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिएक्शन विल बी कन्वर्ट इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वार, कि ये रिएक्शन सेकेंड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगा। हिटलर तो धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाता जा रहा था। थ्रू द दिस वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर डियर अबाउट इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट व्हाट वी हैव स्टडी इन दिस वीक। इस वीक में हमने क्या क्या स्टडी किए, इसके बेस पे मैं कल आपका क्लास टेस्ट लूँगा। सैटरडे इज फिक्स फॉर क्लास टेस्ट। ओके, तो विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ टॉपिक ऑन मंडे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।